हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन जब किसी भी शब्द या टर्म को किसी लॉ और एक्ट की रेफरेंस में डिफाइन करना होता है, देन इट बिकम्स ए बिट कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लॉ की अपनी एक लैंग्वेज होती है और उसी लीगल लैंग्वेज में हमें उसे डिफाइन करना होता है। सब जानते हैं सेल क्या है, लेकिन एज पर लॉ सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सेल क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन बायर एंड सेलर। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पिछले सेमेस्टर में हमने डिटेल में पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस फॉर कंसिडरेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक शॉप पर जाती हूँ, मुझे एक सूट पसंद आ गया और मैंने शॉपकीपर को कहा कि मैं इस पर्टिकुलर सूट को सर्टेन प्राइस यानी कि 1,000 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। मैंने ऑफर किया सेलर को, सेलर ने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इट टर्न टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब यही ऑफर किसकी तरफ से भी हो सकता है? सेलर की तरफ से भी हो सकता है। अगर सेलर ने कहा कि मैं इस पर्टिकुलर सूट को 1,000 रुपए में आपको बेचने को तैयार हूं या आपको बेचने का ऑफर करता हूं और मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हूं, सेम थिंग, दैट इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये मैटर नहीं करता है कि ऑफर कौन करता है और एक्सेप्ट कौन करता है। देयर शुड बी एन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। दो पार्टीज के बीच होना चाहिए, वो चाहे बायर करे या सेलर करे, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग दोनों साथ साथ चलती हैं, दोनों पैरेलल चलती है, बोथ आर इनसेपरेबल। दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता है। इसीलिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमारा सिर्फ सेल को ही कवर नहीं करता है, ये बाइंग को भी कवर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल क्या है, सेल एक कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस अगेन, अगर सेल एक कॉन्ट्रैक्ट है देन इट शुड बी द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये तो हमारा किसका पार्ट होना चाहिए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट होना चाहिए। जी हाँ, 1930 से पहले, 1930 से पहले ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। लेकिन कमर्शियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, अमेंडमेंट्स होती गई, एडिशन डिलीशंस होते गए, इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो ये डिसाइड हुआ कि इसे एक सेपरेट एक्ट बना दिया जाए। इसीलिए जितने भी सेक्शन 76 से लेकर 123 तक जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड थे, वो वहां से रिपील कर दिए गए, क्रॉस कर दिए गए और सेपरेट एक्ट में डाल दिए गए और उस एक्ट का नाम रखा गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1930 को पूरे भारत में लागू हो गया, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सेल ऑफ गुड्स। ये किसकी सेल को कवर करता है? सिर्फ गुड्स की सेल को। गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी। कहता प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक मूवेबल और दूसरी कौन सी? इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो चलायमान होती है, जो चल संपत्ति होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जा सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो अचल संपत्ति होती है, लैंड बिल्डिंग, जो एक जगह से दूसरी जगह पर लाई ले जाई नहीं जा सकती है। डेफिनेशन, अब इसे हम एक प्रॉपर शब्दों में बांध देते हैं, प्रॉपर लैंग्वेज में बांध देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता क्या है। कहता है कि जब कोई भी सेलर अपनी गुड्स की प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ऑनरशिप। जब कोई भी सेलर अपनी गुड्स की ऑनरशिप को या तो ट्रांसफर कर देता है बायर को, किसके बदले? प्राइस के बदले। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन इज मस्ट, प्राइस शुड बी देयर, प्राइस होना चाहिए, प्राइस के अगेंस्ट ही करता है, राइट? तो कोई भी सेलर अगर बायर को अपनी गुड्स में जो ऑनरशिप है उसको या तो ट्रांसफर कर देता है या ट्रांसफर करने को सहमत हो जाता है, यानी कि एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई मैं ऑनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा। कब? फ्यूचर में।
फ्यूचर में क्यों? कहता है कुछ शर्तें लगा देता है कि आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड इन फ्यूचर। कहता है फ्यूचर में ट्रांसफर हो जाएगी कुछ शर्तें पूरी होने के बाद। यानी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो पार्ट हैं, एक तो या तो एट प्रेजेंट जो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, या उसने एग्रीमेंट कर लिया है बायर के साथ सेलर ने कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा, लेकिन कब कर देगा? फ्यूचर में कर देगा। कब कर देगा? सर्टेन कंडीशंस पूरी होने के बाद। अब इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे सेलर ने गुड्स को, ये जरूरी नहीं है कि गुड्स का पोजेशन दे दिया जाए। उसने कहा कि भाई ये चीज मैंने आपके नाम कर दी, यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी। अब ऑनर कौन हो गया है? बायर हो गया है। भले ही वस्तु का ट्रांसफर हुआ है या नहीं, इट डजेंट मैटर, लेकिन क्या ट्रांसफर हो गई है? प्रॉपर्टी, यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। एक तो कंडीशन है ये। दूसरा ये है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमने हायर परचेज पढ़ा है या इंस्टॉलमेंट सिस्टम पढ़ा है। हायर परचेज में क्या होता है? हायर परचेज में क्या होता है कि उसमें एक कंडीशन लगाई जाती है, सेलर ने गुड्स को ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन उसमें यह कहा है कि भाई जब तक वो सारी पेमेंट नहीं कर देगा, जब तक वो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा। यानी कि वो क्या है? एग्रीमेंट हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। उसने शर्त लगा दी है कि जब आप पूरी पेमेंट कर देंगे उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी, राइट। तो ये दो चीजें, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें दो चीजें इंक्लूड हैं। एक तो सेल इंक्लूड है जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, और दूसरा क्या है? एग्रीमेंट टू सेल इंक्लूड है, जिसके अंदर एग्रीमेंट हुआ है कि ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर कर दी जाएगी सर्टेन कंडीशंस पूरा होने के बाद। पहले भी बताया है पिछले सेमेस्टर में कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, कुछ सर्टेन कंडीशंस में रजिस्टर्ड भी होता है। सेम अप्लाइज हियर। कहता वही चीज यहां भी लागू होती है कि जो सेल ऑफ गुड्स है वो ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल। अभी अभी मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो पार्ट हैं, एक तो सेल अंडर विच ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, जिसमें ओनरशिप क्या हो चुकी है? ट्रांसफर हो चुकी है। दूसरा क्या है? एग्रीमेंट टू सेल, जिसके अंदर अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, इट विल बी ट्रांसफर्ड इन फ्यूचर आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सेल में क्या है? क्या बताया था मैंने कि ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। ओनरशिप क्या हो चुकी है? ट्रांसफर हो चुकी है। और जहां पर ट्रांसफर हो चुकी होती है, ऑब्लिगेशन पूरी हो चुकी है, तो उसको हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे कौन से? एग्जीक्यूटिव निष्पादित, जिसमें दायित्व का निष्पादन हो चुका है, राइट। और दूसरा क्या? एग्जीक्यूटरी, निष्पादनीय, अभी निष्पादन होना बाकी है, ओनरशिप ट्रांसफर होनी बाकी है। सो एग्रीमेंट टू सेल कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटरी है। और ये वाला कौन सा? सेल क्या है? एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट आता है शू फॉर प्राइस आर फॉर डैमेजेस। प्राइस आर डैमेजेस। कहता है सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, अब ऑनर कौन है? बायर है, राइट। अब जब सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफर कर चुका है तो अब प्राइस को वसूल करना उसका राइट है। अगर बायर कोई भी डिफॉल्ट करता है किसमें? प्राइस की पेमेंट में, तो सेलर को ये राइट बनता है कि वो
किसके अगेंस्ट? बायर के अगेंस्ट सूट फाइल करे। किसके लिए? अपनी प्राइस वसूली के लिए, राइट। अब कहता है दूसरे एग्रीमेंट टू सेल में, ओनरशिप हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड, ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं। मालिक कौन है? सेलर है। इसीलिए अगर बायर पेमेंट नहीं करता है, तो किसकी पेमेंट नहीं करता है? प्राइस की पेमेंट नहीं करता है, तो उसे कीमत वसूलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कीमत वसूलने का, क्योंकि ओनरशिप अभी किसके पास है उस वस्तु की? सेलर के पास है। वो क्या है कि उस वजह से, उसकी पेमेंट ना करने की वजह से अगर उसको कोई एडिशनल लॉस या डैमेज हुआ है, तो वो उसकी वसूली के लिए क्लेम कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, लेकिन कीमत वसूली के लिए नहीं कर सकता है। थर्ड पॉइंट आता है इन केस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स। कहता है सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अगर गुड्स का लॉस होता है, लॉस में कुछ भी हो सकता है, गुम हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है या फायरिंग हो जाती है या लॉस बाय फायर, एनी काइंड ऑफ लॉस। कहते हैं कि अगर कोई भी लॉस होता है प्रॉपर्टी का, तो आप ही सोचिएगा कि भाई वो लॉस किसका लॉस है? बायर का होना चाहिए, क्योंकि ओनरशिप किसकी है? बायर की। तो जो भी उस चीज का या उस वस्तु का क्या होगा? ओनर होगा, तो प्रॉफिट या लॉस भी किसका है? ओनर का है। तो इसमें लॉस किसका होगा? बायर का होगा। एग्रीमेंट टू सेल में ओनर कौन है? अभी सेलर ओनर है। इसीलिए कोई भी लॉस होता है गुड्स का, तो वो किसका लॉस माना जाएगा? सेलर का लॉस माना जाएगा। लास्ट पॉइंट है हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। इंसॉल्वेंसी क्या होती है? इंसॉल्वेंसी मैं पिछली बार कई बार बता चुकी हूं कि जब भी किसी व्यक्ति की लाइबिलिटीज उसकी एसेट से एक्सीड कर जाती हैं, पर्सनल लाइबिलिटीज उसकी पर्सनल एसेट से एक्सीड कर जाती हैं, तो वो अपने दायित्वों से या अपनी लाइबिलिटीज से मुक्त होने के लिए क्या करता है कि उसको ये ऑप्शन है, उसको ये राइट है कि वो कोर्ट में यानी कि एक पिटीशन फाइल कर सकता है कि इसके लिए कि कोर्ट उसे क्या डिक्लेयर कर दे? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे। और कोर्ट पूरे केस को व्यू करती है और उसे लगता है तो वो उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है। और इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के बाद एक ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट कर देती है, जिसकी कस्टडी में उस इंसॉल्वेंट की सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफिशियल रिसीवर की कि वो सभी लाइबिलिटीज और एसेट्स सभी को टेक ओवर कर लेता है इंसॉल्वेंट की, और वो उनको रियलाइज करता है और सभी की पेमेंट करता है। पेमेंट मीन्स जितनी भी पेमेंट हो पाती है प्रोपोर्शनेटली या इन पर्टिकुलर रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस, राइट। सो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है किसके केस में? सेल के केस में। सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, किसको? बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। अब उन गुड्स पर राइट किसका है? बायर का राइट बनता है। अगर वही गुड्स किसके पास चली जाती है? ऑफिशियल रिसीवर के पास चली जाती है, तो बायर को ये राइट है कि वो ऑफिशियल रिसीवर से उन गुड्स को क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है, उनको ले सकता है, अपने अधिकार में ले सकता है। लेकिन कहता है एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप बायर के पास है ही नहीं, राइट। इसीलिए वो गुड्स के लिए क्लेम नहीं कर सकता। वो गुड्स तो किसके पास ही रहेंगी? ऑफिशियल रिसीवर के ही कस्टडी में रहेंगी। वही उनको रियलाइज करेगा, वही उनको सेल करेगा और वही उस पूरे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। इसीलिए उसको जो भी वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो जो भी रेशियो या प्रोपोर्शन में अपना डिविडेंड मिलता है वो उसको तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो उस गुड्स के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। So, this was all about the difference between the sale and agreement to sell. Thank you.